Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all of you are enjoying the lecture. As you know पिछले एक हफ्ते से लेक्चर अपलोड नहीं किया गया कुछ मसरूफियत की वजह से, बट नाउ हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक हमने छोड़ा था, विच इज़ अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिसर या ऑफिशियल। में दरअसल गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई हैं कि किस टाइप के ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर नर्सिंग आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ आता है। डायरेक्टर नर्सिंग ने क्या करना है कि नर्सिंग के हवाले से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देना, ठीक है, पॉलिसीज़ बनाना, किसी भी किस्म की यानी कोई भी A to Z तक जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्टर नर्सिंग की होगी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिहाज से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसमें LHV की ट्रेनिंग आ जाती है, उसकी सिलेक्शन आ जाती है, उसके जो है ना वो रिफ्रेशर कोर्स आ जाते हैं। LHV की जहाँ जहाँ प्लेस है जहाँ पे वो काम करती हैं उस हेल्थ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें इक्विपमेंट्स, ड्रग्स और जो है पब्लिक टॉक वगैरह आ जाती हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं वो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की होगी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाउन हेल्थ ऑफिसर। इसमें एक टाउन में जितनी भी कोई काम होगा, यानी कि अगर कोई फंक्शन वहाँ पे अरेंज किया गया है, पब्लिक टॉक कोई अरेंज की गई है, उसमें सैनिटरी अरेंजमेंट को चेक करना, ठीक है, उसमें जो है ना वो टेक्निकल एडवाइस के लिहाज से कुछ भी करना, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स में जो है ना उसकी लुक आफ्टर कर, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है वो अपने एक मंथ में जितने भी टूर जो हैं उसको पूरा करना, ये टाउन हेल्थ ऑफिसर की आ जाएगी। ये था की पॉइंट्स, यानी आपको बता रही हूँ किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्स में मतलब कम्युनिटी में सेलेक्ट की गई नर्स जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। नर्स ने जो है वो केयर जो है प्रोवाइड करनी होती हैं, लोगों को गाइड करना होता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन इसमें आ जाएगी, उस स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना आ जाएगा, ठीक है। सर्वे स्टडी वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। कम्युनिटी की सिलेक्शन आ जाती हैं, नर्सिंग एथिक्स आ जाते हैं, और इसके अलावा जो उनके किस तरह उन्होंने बिहेव करना है लोगों से, वो उनको कुछ ना पॉइंट्स बता देते हैं, वो वाली चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर, उसका तो आपको पता ही है कि फैमिली हेल्थ सर्विसेज हैं, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आ जाती हैं, रेफरल आ जाती हैं, फर्स्ट एड आ जाती हैं, ट्रेनिंग हो जाती है, और इसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना वगैरह, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर नर्सिंग। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ही और शी विल असिस्ट इन एक्टिविटीज़ ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि सेक्रेटरी हेल्थ जो होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, उसका एक सेक्रेटरी होता है। उस सेक्रेटरी के जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको ये असिस्ट करेगा, यानी जो भी वो करेगा उसमें हेल्प आउट करेगा, या फिर जो भी डायरेक्टर नर्सिंग काम करेगा वो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, या उसके ऑर्डर पे करेगा या खुद जो भी करेगा वो उसको इन्फॉर्म करेगा। इसका मतलब होता है कि असिस्ट करना, यानी उसका असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा। सेकंड पॉइंट है इसमें टेक्निकल एडवाइजर टू सेक्रेटरी हेल्थ ऑन पॉलिसी मैटर ऑफ नर्सिंग कैडरे। नर्सिंग कैडरे होता है यानी ओवरऑल नर्सिंग का जितना भी कोई काम वर्कआउट होगा, ठीक है, इसको जो टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे काम करेगा सेक्रेटरी हेल्थ ऑन पॉलिसी मैटर ऑफ नर्सिंग कैडरे में। जितनी भी कोई नर्सिंग के एक फ़ील्ड में, कैडरे मतलब नर्सिंग की फ़ील्ड में जितनी भी कोई पॉलिसी बनानी है उसमें ये सेक्रेटरी हेल्थ को टेक्निकली एडवाइस प्रोवाइड करेगा। असिस्टेंट का काम ये होता है ना कि वो उसको एडवाइस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, डायरेक्टर को, और उसके बाद जो है ना उसको उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। नर्सिंग फील्ड में जितनी भी उनको पॉलिसी बनाने के लिए जो है वो टेक्निकल एडवाइस देगा, दो हो गए। इसी में है एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन नर्सिंग सर्विसेज इन प्रोविंस। एक सूबे में नर्सिंग की सर्विसेज को रेगुलर भी करेगा, यानी कि अगर नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें नर्सिंग की ट्रेनिंग होगी, नर्सिंग की सर्विसेज होगी, उनकी स्टडी के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से सारा प्रोसीजर जो है एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उसको रेगुलर भी होगा और उसको इम्प्रूव भी करेगा। अगर उनको ट्रेनिंग में या टीचिंग में कोई भी लग रही है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उनकी फील्ड को फर्दर इम्प्रूव भी करेगा। एक तो वो सेक्रेटरी हेल्थ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको असिस्ट करेगा, दूसरा सेक्रेटरी हेल्थ को टेक्निकल एडवाइस करेगा नर्सिंग कैडरे में जितनी भी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, और उसी में है कि रिस्पॉन्सिबल होगा रेगुलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। एक सूबे में रहते हुए जितनी भी नर्सिंग सर्विसेज हैं उनको रेगुलर भी करेगा और इम्प्रूव भी करेगा। थर्ड पॉइंट है इसमें ओवरऑल इंचार्ज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विसेज इन द प्रोविंस।
एक सूबे में जितनी भी नर्सिंग के, ये हमने पहले बात कर ली कि पहले उन्होंने कहा है कि रेगुलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, जो नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उसको रेगुलर करना और इम्प्रूव करना है। अब मैं ओवरऑल इंचार्ज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विसेज, यानी एजुकेशन जो है उन नर्सिंग की जितनी भी सेंटर ट्रेनिंग है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनमें जो है ना वो ओवरऑल इंचार्ज होगा उस चीज़ का, ठीक है, उसके यानी उसको विज़िट करेगा उनको। विल इम्प्लीमेंट आल हेल्थ पॉलिसीज़, जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं सेक्रेटरी हेल्थ की मदद से उसको इम्प्लीमेंट करेगा। एंड प्रोग्राम ऑफ फेडरल एंड प्रोवेंशनल गवर्नमेंट इन प्रोवेंशनल फॉर इम्प्रूवमेंट इन नर्सिंग सिस्टम। फेडरल और प्रोवेंशनल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। जो प्रोविंस लेवल पे होती है वो गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोवेंशनल गवर्नमेंट कहलाती है। जो फेडरल लेवल पे होती है यानी उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर भी आ सकते हैं, वो फेडरल लेवल गवर्नमेंट होती है। इन दोनों जो गवर्नमेंट है फेडरल लेवल पे हो या प्रोवेंशनल लेवल पे हो, उनमें नर्सिंग सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, नर्सिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे नर्सिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है। एक तो इस टॉपिक में है कि विल इम्प्लीमेंट ऑल हेल्थ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पहली बात ये होगी। दूसरा, फेडरल एंड प्रोवेंशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होगी उनमें ये नर्सिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट, सुपरवाइज, मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ नर्सिंग टू गेट मैक्सिमम हेल्थ कवरेज। इसमें वही चीज़ आ जाएगी, पहले जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चीज़ इम्प्लीमेंट की है उसको सुपरवाइज़ भी करेंगे, सुपरवाइज़ करने के बाद उसको मॉनिटर करेंगे, यानी कुछ कमी पेशी जो है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक करेंगे। एंड कोऑर्डिनेट, सारे जितने भी उस फील्ड में जितने भी इन्वॉल्वमेंट होंगी पर्सनस की, ठीक है, पर्सोनल जितने भी उसमें शामिल होंगे उनके आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी पेपर डी में कि कोऑर्डिनेशन की अहमियत है क्या, क्यों ज़रूरी होती है। एक फील्ड में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है ना सब में, तो लीडर जो है वो बिल्कुल बेकार लीडर है जब तक वो अपनी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकता। तो उसके लिए जो ज़रूरी होती है कि कोऑर्डिनेशन जो है टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ नर्सिंग टू गेट मैक्सिमम हेल्थ कवरेज, हेल्थ के कवरेज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको सुपरवाइज़ करना, ठीक है। सुपरविज़न में अगर कोई कमी पेशी है तो उसको मॉनिटर करके बताना एंड टीम में कोऑर्डिनेशन करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी कि कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम करेगा, जितने भी उसमें टीम मेंबर्स होंगे उसमें ख़ुद को शामिल रखेगा। ऑफ ऑल स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के जितने भी कॉलेजेस होंगे उसमें हॉस्पिटल्स, RHC, BHU of the province where nursing services has been established and the gazetted and non-gazetted staff under jurisdiction in the province। इसमें गजेटेड वर्ड जो है ये गज़ट से निकला है, जिसका मतलब है रोमन में अगर हम देखें तो उसका मतलब सरकारी मुलाजमत वाले, जिनके भी कोई रिपोर्टर जैसे शाया के होता है वैसे अगर कोई चीज़ होगी एक जुरिडिक्शन यानी कि एक सल्तनत में, सूबे में रहते हुए जितने भी नर्सिंग स्कूल होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, RHC में हो सकते हैं, BHU में हो सकते हैं, किसी हर सूबे के अपने अपने अलहदा जो स्टाफ होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए होंगे उनको बाकायदा जो है कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है टेक्निकल गाइडलाइन, टेक्निकल गाइडलाइन और नर्सिंग एक्टिविटीज़ टू द स्टाफ वर्किंग इन ऑल द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन थ्रू डिफरेंट टीम मेंबर्स, यानी टेक्निकल गाइडेंस उनको प्रोवाइड करनी, जितने भी स्टाफ जो है नर्सिंग फील्ड में काम कर रहे होंगे उन सबको जो है वो सेपरेट गाइडेंस देनी है। मोर एवर ही और शी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द नर्सिंग एस्पेक्ट एंड प्रपोज रेमेडियल मेजर्स, उनको जितनी भी नर्सिंग फील्ड में रहते हुए प्रॉब्लम्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, एक हो गया स्टेप। नर्सिंग एस्पेक्ट एंड रिपोर्ट, जितनी भी उनमें है नर्सिंग एस्पेक्ट के लिहाज से प्रॉब्लम्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, और रेमेडियल यानी एक प्रॉपर रेमेडी जो है उनका सलूशन जो है वो उनको बताना है। चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से कुछ हो सकती हैं, सर्विस के लिहाज से कुछ हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है उनका एक प्रॉपर सलूशन बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विसेज, इसमें भी प्लानिंग और डेवलपमेंट स्कीम के लिहाज से जो है वो कोऑर्डिनेशन करनी है। कोऑर्डिनेशन में जितनी भी उनका नर्सिंग एजुकेशन के लिहाज से हो सकते हैं या सर्विसेज के लिहाज से हो सकती हैं, उसकी एक टीम मेंबर्स में सब में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए,
और उसके अलावा एक डेवलपमेंट स्कीम, एक ऐसी स्कीम जिसके मुताबिक नर्सिंग फील्ड में जो है वो डेवलपमेंट हो सके। यानी एजुकेशन है तो प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के बाद उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये एक डेवलपमेंट स्कीम होगी। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड बजट मैटर ऑफ डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। यानी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग में जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी जो है वो गवर्नमेंट के लिहाज से कोई भी फील्ड है उसका भी इंचार्ज होगा डायरेक्टर नर्सिंग। फाइनेंशियल उनके जितने भी पैसे के लिहाज से, यानी अगर नर्सिंग सर्विसेज में गवर्नमेंट में अगर ट्रेनिंग करें तो साथ में वो वजीफ़ा टाइप जो चीज़ होती है उस चीज़ को फाइनेंशियल कहेंगे। उनको ट्रेन करने वालों के लिए, ट्रेनिंग लेने वालों के लिए और ट्रेनिंग के बाद, ये सारी फाइनेंशियल मैटर जो है ये भी डायरेक्टर नर्सिंग के पास होगी। फाइनेंशियल के अलावा उसमें बजट मैटर जो होंगे वो भी डायरेक्टर नर्सिंग के पास होगा ये एक्टिविटी। एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ द प्रोविंस। एक सूबे में नर्सिंग एग्जामिनेशन जितने भी होंगे उसमें वो वाइस चेयरमैन के तौर पे काम करेगा, ठीक है, यानी उसकी निगरानी करेगा, ओवरऑल इंचार्ज होंगे उसके पास। द डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग शैल बी एन एम्पावर्ड टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ कन्वेड बाय सेक्रेटरी हेल्थ। सेक्रेटरी हेल्थ ने उसे जितनी भी जो है ना वो एक्टिविटीज़ दी होंगी करने के लिए, उसको वो टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करता रहेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उसके असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ जो भी उसको एक्टिविटीज़ देगा उसने टाइम टू टाइम उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्पावर्ड यानी एक पावरफुल तरीके के साथ ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि वो जो प्लान इम्प्लीमेंट किया गया उसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर जनरल नर्सिंग LHV मिडवाइफ ट्रेनिंग विल बी मेड बाय डायरेक्टर नर्सिंग। यानी नर्सिंग के अगर सिलेक्शन के लिए देखें तो पहले वो जैसे अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन होगा, उनका एडमिशन के बाद 30 या जितनी भी उनकी सीट्स होंगी उससे ज़्यादा जो हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं। सिलेक्शन के बाद जो फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो डायरेक्टर नर्सिंग करेगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद उसमें क्या होगा, वो LHV की होगी या मिडवाइफ की होगी, वो सिलेक्शन डायरेक्टर नर्सिंग करेगा। फाइनल सिलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अपग्रेडिंग एंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग सर्विसेज। यानी नर्सिंग की एजुकेशन और उसके जो है ना सर्विसेज के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव भी करना है। पहले इसमें था कि नर्सिंग के जो है ना एजुकेशन और सर्विसेज के लिहाज से कोऑर्डिनेट करना है या उसका ओवरऑल इंचार्ज होगा, अब उसकी सर्विसेज उसके स्टैंडर्ड को जो है वो इम्प्रूव भी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस अंडर द कंट्रोल इन द प्रोविंस। एक सूबे में जितने भी नर्सिंग स्कूल्स होंगे, जितने भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है। सैनिटेशन के लिहाज से हो सकती हैं, स्टडी के लिहाज से हो सकती हैं, बजट के लिहाज से हो सकती हैं, वो सारी डायरेक्टर नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियल मेंबर इन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। PNC में जो है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर के तौर पे काम करेगा, ठीक है, फ्रॉम द प्रोविंस, एक सूबे में। शैल बी एम्पावर टू इम्प्लीमेंट ऑल द PNC डिसीजन कन्वे टू हर थ्रू रजिस्टर्ड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। इसमें है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से उसको जितने भी जो डिसीजन दिए गए हैं कि ये आपने इम्प्लीमेंट करने हैं तो वो इम्प्लीमेंट करेगा। इस इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजर की वजह से उसको जो है ना वो एक्स ऑफिशियल मेंबर यानी कि ऑफिशियल मेंबर कहलाया जाता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में। मेंटेन्ड रिलेशंस विच ऑल सच वॉलंटरी एजेंसीज आर वर्किंग टुवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग कैडरे। यानी कि अब वो सारे लॉ जो हैं उसको फॉलो करेगा, उसको मेंटेन करेगा, जो कि वॉलंटरी एजेंसीज़ की तरफ से, यानी कि जो गवर्नमेंट में नहीं होती। वॉलंटरी एजेंसीज़ जो होती हैं, जो ख़ुद के बलबूते पे काम करती हैं दूसरे मुल्कों से फ़ंड कलेक्ट करके, उन एजेंसीज़ की तरफ से जो है ना उसमें भी नर्सिंग जो है सर्विसेज होंगी उसको इम्प्रूव करेंगे। यानी उनमें लॉ जो है, जो लॉ सारे बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज में फ़ॉलो किए जाते हैं वही ये वॉलंटरी एजेंसीज भी उस लॉ को फॉलो करेंगी, और उसी लॉ के मुताबिक जो सर्विसेज बाकी में इम्प्लीमेंट की गई हैं वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होंगी। कैरी आउट दीज ड्यूटीज़ अंडर द डायरेक्शंस एंड सुपरवाइजेशन ऑफ द सेक्रेटरी हेल्थ टू whom he or she will be responsible for efficient performance of his her duties and through whom he or she will channel all his corresponding with the higher authorities। जितनी भी ड्यूटीज़ जो उनकी जो हैं, ठीक है, जो भी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेगा वो सेक्रेटरी हेल्थ की सुपरवाइजेशन में या उसकी डायरेक्शन में ही परफॉर्म करेगा, ठीक है।
यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं, सुपरवाइजर सेक्रेटरी हेल्थ के ऑर्डर पर उसको जो है परफॉर्म करेगा, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। एक बेहतर तरीके से ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए यही है कि वो सेक्रेटरी हेल्थ के सुपरविजन में जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे। एक होगी, दूसरा इसमें ये क्या है कि एंड थ्रू वोम ही और शी विल चैनल ऑल हिज करस्पॉन्डेंस विद द हायर अथॉरिटीज़, यानी उसने जितनी भी अपने जो काम अंजाम देने हैं वो हायर अथॉरिटीज़ की मदद के साथ या हायर अथॉरिटीज़ के ताउन के साथ जो है परफॉर्म करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जो भी काम उसने परफॉर्म करना है वो उससे हायर अथॉरिटीज़ तो उसके साथ होगी ना, उसके साथ उनकी करस्पॉन्डेंस जो है वो होनी चाहिए और सेक्रेटरी हेल्थ की सुपरविजन में सारे काम परफॉर्म होने चाहिए। परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी और जॉब असाइन टू हिम और हर बाय द सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ ने अगर नर्सिंग फील्ड के अलावा भी उसे कोई काम दिया है तो वो भी करेगा या करेगी। सबमिट मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ प्रोग्राम विद एवेलुएशन एंड कमेंट टू द सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल हेल्थ फॉर गाइडेंस। अब डायरेक्टर जनरल हेल्थ की गाइडेंस के लिए जो मंथली रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करेगा और उसके ऊपर उसकी गाइडेंस लेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ की कमेंट्स या एवेलुएशन के साथ। उसमें मतलब अगर एक रिपोर्ट बनाई है उसमें किसी एवेलुएशन की ज़रूरत है या उसमें कोई आपको सलाह की ज़रूरत है, किसी कमेंट की ज़रूरत है कि सही है या नहीं, तो डायरेक्टर जनरल से आप उससे गाइडेंस लेंगे। ठीक है, डायरेक्टर नर्सिंग जो होगी। इसमें सबसे इजी वाले टॉपिक जो है ना वो यही है कि वो सेक्रेटरी हेल्थ की एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करेगी एक, और टेक्निकल एडवाइज़र के तौर नर्सिंग कैडर में जो सेक्रेटरी हेल्थ होगा उसको टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे काम करेगा। नर्सिंग की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और रेगुलर करने के लिए जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होगा। 2 हो गए। ओवरऑल इंचार्ज, नर्सिंग एजुकेशन एंड सर्विसेज में ओवरऑल इंचार्ज होंगे। 3 हो गए। 4th इसमें पॉइंट आप 5th वाला करें, इम्प्लीमेंट सुपरवाइज मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ नर्सिंग जो मैक्सिमम हेल्थ कवरेज के लिए जो है ना उसकी सारी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करें, सुपरवाइज करें, मॉनिटर करें और कोऑर्डिनेट करें। 4th पॉइंट। नेक्स्ट इसमें है 8th पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि एक प्लानिंग करनी है और एक डेवलपमेंट स्कीम बनानी है नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग सर्विसेज के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड बजट मैटर ऑफ डायरेक्टर नर्सिंग, ये भी इजी है। वाइस चेयरमैन इन नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में, ये वाला पॉइंट इजी है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एलएचवी मिडवाइफ, उनकी ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग सर्विसेज में स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, ये भी इजी पॉइंट है। इजी पॉइंट आपको बता रही हूँ, वैसे करने तो अपने सारे रीड आउट कर लें, लेकिन याद जो करने हैं वो आपको जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू डू रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्स ऑफिशियल मेंबर इन द पीएनसी की तरफ से कोई भी डिसीजन जो दिया जाएगा नर्सिंग काउंसिल की तरफ से वो उसको पावरफुल तरीके में इम्प्लीमेंट करेगा। ये पॉइंट है। परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी और जॉब असाइन टू हिम बाय सेक्रेटरी हेल्थ, ये भी इजी है। सबमिट मंथली रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसको एवेलुएट और कमेंट के लिए जो है वो डायरेक्टर जो है वो जनरल हेल्थ के पास जाएगा गाइडेंस के लिए। ठीक है, ये इसमें इजी पॉइंट है, बाकी याद तो आपने अपने लिहाज से कर लेंगे जो भी आपको इजी लगे पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इससे आपको समझ आ रहा है कि एमसीएच के लिहाज से यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिहाज से होंगे जितने भी पॉइंट, तो उसी के लिहाज से सारे हैं, इजी हैं सारा, ये सारा इजी है तकरीबन, तो अपने इसको याद कर लेना। सबसे पहला है टू एक्ट एज अ एडवाइज़र टू द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, यानी डीएचएस जो होगा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज होगा उसको एडवाइस के तौर पे एडवाइस करेगा। पहला पॉइंट था कि उसमें सेक्रेटरी हेल्थ को एडवाइस करना है। अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को डायरेक्ट इसने जो है वो एडवाइस करना है इन ऑल मैटर कंसर्निंग विद एमसीएच सर्विसेज। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को जो है ना डीएचएस उसको उसने एडवाइज़र के तौर पे काम करना है। किस हवाले से एडवाइस करनी है? एमसीएच के लिहाज से। सेकंड पॉइंट है सुपरवाइज द ट्रेनिंग ऑफ एलएचवी इन द पब्लिक हेल्थ स्कूल, पब्लिक हेल्थ स्कूल में एलएचवी की ट्रेनिंग को सुपरवाइज करना है। 2 बातें हो गई। ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज रिफ्रेशर कोर्स फॉर हेल्थ विजिटर, ठीक है, पहले उसकी ट्रेनिंग को सुपरवाइज करना है, फिर उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स जो है उसको
अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है, सुपरवाइज करना है, रिफ्रेशर कोर्स फॉर हेल्थ विजिटर। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरवाइजेशन ऑफ ऑल द मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील, HQ हॉस्पिटल्स, TB क्लिनिक्स वेयर LHV आर प्लेस्ड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सारा पॉइंट्स जो हमें LHV के लिहाज से है या मिडवाइफ के लिहाज से होगा। अब LHV की सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग को सुपरवाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रिफ्रेशर कोर्स जो है उसके लिए ऑर्गेनाइज करना है, सुपरवाइज करना है। देन ऑर्गेनाइज करने हैं, सुपरवाइज करने हैं वो वाले सारे जो है वो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स जहाँ पे LHV प्लेस्ड होगी। उसमें MCH सेंटर आ जाते हैं, रूरल सेंटर है, तहसील हॉस्पिटल है, TB क्लिनिक्स हैं जहाँ पे LHV प्लेस्ड होंगी। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ मिडवाइफ्स एंड इंडिजीनियस दाइज। ठीक है, अब मिडवाइफ और इंडिजीनियस दाइज जो होंगी ये भी इनको जो सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है। मिडवाइफ में और इंडिजीनियस दाइज में डिफरेंस क्या है ये भी हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि मिडवाइफ जो होती हैं एक प्रॉपर क्या उसे कहते हैं कि डिप्लोमा होता है, ठीक है, मिडवाइफ का, यानी ट्रेनिंग के बाद, डिप्लोमा के बाद, कोर्स के बाद ये होती हैं। और इंडिजीनियस दाइज होती हैं वो कम्युनिटी में से ही जो दाइज होती हैं ना, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जिसे हम कहते हैं, वो वाली चीज़ जो होती है वो इंडिजीनियस दाइज में आ जाती हैं। उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना है एंड सुपरविजन उनकी करनी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑल हेल्थ सेंटर इन द रीजन वेयर कम्युनिटी हेल्थ नर्स और LHV पोस्टेड। यहाँ पे वही है कि ऑल हेल्थ सेंटर, अब पहले उन्होंने नाम बता दिया ना कि MCH सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर, THU TB क्लिनिक देखनी है। अब यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द हेल्थ सेंटर, यानी इसमें प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। LHV तो प्राइवेट भी तो होती है ना, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हर जो इंस्टीट्यूट है उसको इंस्पेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट नहीं हॉस्पिटल जो है उसको इंस्पेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स इन जनरल हॉस्पिटल्स वेयर LHV आर वर्किंग। मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ सेंटर सेपरेट भी तो होते हैं ना, जो जस्ट MCH सेंटर वाले होते हैं, वहाँ पे LHV जो पोस्ट है उनके वर्क को जो है वो इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, अभी तक जो सिर्फ LHV और मिडवाइफ के बारे में है। नेक्स्ट इसमें है सुपरवाइज द वर्क ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ये है डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इसके अंडर होगा डिप्टी डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो जो डिप्टी डायरेक्टर होगा उसको सुपरवाइज करना है। एडवाइस डायरेक्टर जनरल हेल्थ इन ऑल केसेस कंसर्निंग अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स, लीव एटसेट्रा ऑफ LHV मिडवाइफ एंड दाइज। LHV मिडवाइफ या दाइज के लिहाज से कोई भी जो है ना वो उसको अपॉइंट, न्यूली कोई किसी की अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, कोई किसी का ट्रांसफ़र हो गया हो या फिर किसी की लीव हो, वो सारी जो है वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ ही एडवाइस करेगा उसको। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कॉरस्पॉन्डेंस विद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड रिलेटेड टू MCH वर्क, यानी कि यूनिसेफ और MCH वर्क के साथ जितनी भी इनकी रिलेशन होगा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग यूनिसेफ इक्विपमेंट्स एंड ड्रग्स फॉर MCH सेंटर। यूनिसेफ की तरफ से जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसकी तरफ से कोई भी जो इक्विपमेंट्स या ड्रग्स MCH सेंटर की तरफ आएंगे उसको अरेंज करवाना है, वो इसकी डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ड्यूटी में आएगा। विजिट टू पब्लिक हेल्थ स्कूल एंड वुमेन इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। मैनेजमेंट और सैनिटेशन के लिहाज से पब्लिक हेल्थ स्कूल या वुमेन इंस्टीट्यूशन जो होंगे जहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही हैं या नर्सिंग स्कूल्स जो हैं ठीक है, वो सारे जो हैं उसको इंस्पेक्ट करेगा। किस लिहाज से? मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पे मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट वाला भी एक टॉपिक पूरा जो है पेपर B में आएगा कि मैनेजमेंट है क्या, इसके कितने रूल्स हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, किस टाइप का लीडर होना चाहिए और किस टाइप की मैनेजमेंट होनी चाहिए। इसके ना 5 मेजर्स जो होते हैं, सुपरविजन के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं। ये आप अगर देखें इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो इसमें ये मैनेजमेंट और सैनिटेशन के लिहाज से उसको जो स्कूल्स होंगे उसको विज़िट करेगा। ऑर्गेनाइज पब्लिक टास्क टू इनलाइटन्स पब्लिक रिगार्डिंग द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ MCH वर्क एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या है कि पब्लिक टॉक जो है वो अरेंज करवाएंगे या लोगों के दरमियान जो है टॉक अरेंज करवाएंगे, एक ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिसकी वजह से लोगों को अहमियत पता चल सके किसकी, MCH वर्क की और सर्विसेज की। ठीक है, क्रिएट गुड पब्लिक रिलेशनशिप विद द पर्सन ऑफिशियल एजेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क इन हर फील्ड। जाहिर सी बात है लोगों में जो है गुड पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए
एजेंसीज़ के दरमियान, ऑफिशियल या पर्सन के दरमियान और पब्लिक के दरमियान जो है एक गुड पब्लिक रिलेशनशिप होना चाहिए नर्सिंग फील्ड में। टू यूज़ दर इन्फ्लुएंस विद एजुकेशनल अथॉरिटीज़ फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर गर्ल्स फॉर LHV मिडवाइफ फीमेल डिस्पेंसर ट्रेनिंग्स। फीमेल डिस्पेंसर हो या LHV हो या मिडवाइफ हो, उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है ना वो एक प्रॉपर गर्ल जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यानी फ्रेशर्स जो आती हैं ना, न्यूली LHV जो आती हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक प्रॉपर LHV या प्रॉपर गर्ल जो है सूटेबल हो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी। टू सुपरवाइज एंड चेक द फैमिली प्लानिंग वर्क ऑफ LHV इन द रीजन। एक रीजन में जितने भी फैमिली प्लानिंग या LHV का वर्क होगा उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टू प्रिपेयर, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग वर्क में क्या क्या होता है, ठीक है। MCH सेंटर में क्या क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट क्या है, किसी चीज़ को मैनेज करना कैसे, उसको प्रॉपर आपने प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लान को आपने इम्प्लीमेंट, हमने पढ़ा भी है कि प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान के बाद इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट के बाद उसको हम जो है ना वो उसकी नीड्स को देखेंगे, उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे, कोई भी अगर उसमें डेफिशिएंसी है तो उसको प्लान को एवेलुएट करेंगे। सुपरविजन में भी यही आता है, मैनेजमेंट में भी यही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ना, वो सारे वर्ड्स आपको उनके मीनिंग पता होने चाहिए। सिर्फ याद कर लें, याद तो कोई भी कर लेगा ना, याद करना मकसद नहीं होता। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़, अगर वर्ड कोई आ रहा है तो उसकी क्या काम है। जैसे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग आया है, फैमिली प्लानिंग में आपको मेथड पता होने चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के कितने मेथड हैं। वो अभी आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक पूरा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड टॉपिक जो है आई थिंक चैप्टर, तो वो पूरा फैमिली प्लानिंग है। वैसे आपको पता होना चाहिए फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि एक फैमिली के साइज़ को लिमिटेड रखना, नंबर ऑफ़ बर्थ, उनके चिल्ड्रंस जो हैं, नंबर ऑफ़ बर्थ और उनके दरमियान जो स्पेस है उसको कंट्रोल करना जो है फैमिली प्लानिंग कहलाते हैं। फैमिली प्लानिंग दो तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, एक तो मेडिसिन के ज़रिए या फिर सर्जरी के ज़रिए, ठीक है। डिवाइसेस हो सकती हैं या सर्जरी हो सकती है, उनके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है। बाकी डिफरेंट मेथड जो हैं वो बाद में। फैमिली प्लानिंग वर्ड का आपको समझ होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ चाइल्ड और उनके दरमियान स्पेसिंग जो है उसको कंट्रोल करना सर्जरी या डिवाइस के ज़रिए, उसको फैमिली प्लानिंग कहते हैं। वर्क ऑफ LHV, आपको LHV काम के बारे में पता होना चाहिए। की पॉइंट्स में आपको समझाया था, जैसे क्या उसमें मैटरनल चाइल्ड सर्विसेज आ जाती हैं, चाइल्ड की आ जाती है, हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज, फर्स्ट एड, रिकॉर्ड बुक बनाना, ट्रेनिंग ऑफ थाइस, ठीक है। तो ये सारी आनी चाहिए आपको बातें। टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट ऑन MCH सर्विसेज, ठीक है, ये वाली इसमें आ जाएंगी। टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट ऑफ द होल रीजन फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए भी उसके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए। जो रिपोर्ट उसने MCH सर्विसेज में भेजनी है वही उसके ऑफिस यूज़ में भी होनी चाहिए। फॉर सबमिशन टू गवर्नमेंट गिविंग फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ ऑल MCH एक्टिविटीज़, ठीक है। MCH के जितने भी फैक्ट एंड फिगर्स होंगे उसके लिहाज से सर्विसेज, जो MCH सर्विस को रिपोर्ट दी जाएंगी वही रिपोर्ट आपके ऑफिस में भी मौजूद होनी चाहिए। ये चीज़ इसमें आ जाती हैं। डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ये इजी है टॉपिक, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डायरेक्टर नर्सिंग जो फर्स्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर नर्सिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतने नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाउन हेल्थ ऑफिसर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईजी भी हैं और आपकी समझ में भी आ जाते हैं वो आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। 7-8 पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट वहाँ से देखें, टाउन हेल्थ ऑफिसर, आपको वर्ड से समझ आ रहा है कि एक टाउन में जो हेल्थ ऑफिसर होगा ऐसा पर्सन सेलेक्ट किया होगा, वो प्रॉपर पर्सन होते हैं जो एजुकेशन भी हो और उनके पास ट्रेनिंग भी हो, ठीक है, पढ़ा लिखे हो, और इस हिसाब से जो होंगे ना हेल्थी पर्सन, उसको टाउन हेल्थ ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट किया जाता है। He shall provide guidance in the field of technical matters to all the health institutions run by the local bodies or by the private societies. सेकेंड पॉइंट है, मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। ही शैल प्रोवाइड गाइडेंस, मतलब वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा टेक्निकल मैटर्स में, कोई भी टेक्निकल मैटर्स जो हैं उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। टेक्निकल मैटर यानी टेक्निक्स के बारे में जो होगी, सैनिटेशन आ जाती हैं, प्रिवेंटिव डिसीज़ के बारे में आ जाता है, ठीक है, कोई भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, इस तरह जो भी टेक्निकल मैटर्स जो होंगे उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। एक टू हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टेक्निकल मैटर्स में गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, चाहे वो प्राइवेट सोसाइटीज़ हों। अब गवर्नमेंट को जाके तो वो नहीं ना प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट वालों को तो ऑलरेडी पता होता है, उनके पास सारा अमला होता है उस हिसाब से,
या तो लोकल बॉडीज़ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है या तो लोकल बॉडी से कर रहे हो, यानी डिस्पेंसर्स हो सकते हैं, या लोकल बॉडीज़ ने अपना कोई हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। और प्राइवेट सोसाइटीज़ जो होती हैं ये वाली, उनको जो है टेक्निकल मैटर्स के लिहाज से कोई भी जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। कोई नई पॉलिसी इशू हो गई है, किसी भी लिहाज से हो सकती हैं। He shall plan and supervise all the measures connected with the control and prevention of the communicable disease. कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ से रिलेटेड कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको जो है वो प्लान करेगा, सुपरवाइज़ करेगा। यानी अगर वो कह दे कि हम कम्युनिकेबल डिसीज़ है इस इलाके में, तो हम उस हिसाब से ये वाटर को, पानी को सफाई के लिए आए हैं या माहौल की सफाई के लिए आए हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से पहले सुपरवाइज़ और प्लान करेगा। Provide preventive and curative aid at the time of the epidemic and other climatics. एपिडेमिक डिसीज़ में या अदर क्लाइमेटिक्स में जो है वो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एपिडेमिक्स आपको पहले भी बताया था कि कम वक्त में ज़्यादा एरिया में जो डिसीज़ फैल जाती है उसको एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ही विल आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडोर्समेंट ऑफ ऑल द रिलेटिव एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स टू द अथॉरिटीज कंसर्न। उसके मुताबिक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट होंगे उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। He shall work for the improvement of environmental sanitation in the rural areas of his jurisdictions in collaboration with local councils and authorities and as required by integrated rural health complex provisions. Environmental sanitation जो है रूरल एरिया में उसमें जितनी भी होगी उसके लिहाज से ये उसके इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद किसकी मदद से, लोकल काउंसिल अथॉरिटीज़ जो होंगी उसकी मदद से, ये लोकल काउंसिल्स की मदद से एक इलाके की जो है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन उसकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है, ही शैल मेक सैनिटरी अरेंजमेंट्स इन द स्केड्यूल एंड अनस्केड्यूल फेयर्स हेल्ड इन द टाउन। एक टाउन में स्केड्यूल हो या अनस्केड्यूल हो, यानी पहले से वो फिक्स हो, जैसे ईद है तो ईद तो स्केड्यूल में आते हैं ना, वो मतलब ऑलरेडी प्लान है। अनस्केड्यूल में मतलब यहाँ पे कोई मेला वगैरह लगना है, ठीक है, जिसका पहले से पता नहीं है, अचानक कोई हो गया है, कोई नुमाइश वगैरह के लिए एग्ज़ाम हो गई है, एग्जीबिशन है, इस तरह की चीज़ें उसमें सैनिटरी अरेंजमेंट्स को कंट्रोल करेगा। He shall serve as a technical expert for the local bodies and render his advice to them in the field of prevention of disease and promotion of health. हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिसीज़ से बचने के लिए जो है वो टेक्निकल एडवाइस देगा लोकल बॉडीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है वो है, ही शैल कैरी आउट द ड्यूटीज़ अंडर द प्योर फूड ऑर्डिनेंस एंड रूल फार्म्ड देयर इन द टाउन। प्योर फूड ऑर्डिनेंस के अंडर जो है ना वो काम करेगा, यानी अगर कहीं मीट है तो उसको वो प्रॉपरली क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कि फ्रेश है या नहीं है। जो उन्होंने किया है, कोई बीफ है, कोई काऊ है, उसको ज़िबा कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर स्टैंप लगती है ना उसके ऊपर कि ये मीट जो है फ्रेश है, तो वो स्टैंपिंग वाला काम भी करेगा, यानी प्योर फूड ऑर्डिनेंस के अंदर काम होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट छोड़ के है नेक्स्ट आगे, ही शैल एक्सटेंडेड टेक्निकल एडवाइस टू द फैमिली वेलफेयर सेंटर इन द टाउन where he shall also consist the introduction and promotion of family planning services at the health outlets in his jurisdictions। यानी सिंपल वर्ड में अगर बात करें वो ये है कि फैमिली वेलफेयर सेंटर्स जो हैं वहाँ पर भी ये काम करेगा कि फैमिली प्लानिंग सेंटर्स के प्रमोशन के लिए काम करेगा। फैमिली वेलफेयर सेंटर्स में क्या होगा उसका काम, कि फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज जो हैं उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। He shall tour for at least, last point, he shall tour for at least 10 to 15 days within his jurisdictions every month। अपने जो एक मंथ की उसकी जुरिडिक्शन होगी उसमें 10 to 15 डेज़ तक वो लाजमी विज़िट करेगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, टाउन हेल्थ ऑफिसर में इसको रट्टा नहीं मारना, सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। पहली तो बात है कि वो गाइडेंस, देखो ना हेल्थ मैटर्स में क्या उसे कहते हैं कि गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल मैटर्स में, किन को, प्राइवेट या लोकल बॉडीज़ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, प्राइवेट हों या लोकल बॉडीज़ हों, उनको टेक्निकल मैटर्स में गाइडेंस देगा। एक दूसरा पॉइंट है इसमें, जितने भी प्लान एंड सुपरवाइज़ करेगा कोई भी कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजर हों कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिहाज से, उनको प्लान एंड सुपरवाइज़ करेगा। थर्ड है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एपिडेमिक केसेस में। फोर्थ इसमें है कि कोई भी एपिडेमिक केसेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या ऑर्डर जो हैं या एक्ट जो इशू कर दिए गए हैं उसको उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको यानी कि इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है इसमें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है उसकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा, किन की मदद से, लोकल बॉडीज़ की मदद से,
नेक्स्ट है कोई भी फेयर या अनफेयर स्केजुअल या अनस्केजुअल फेयर जो हो गया है कि एक टाउन में कोई प्रोग्राम रखा गया है, उसमें सैनिटरी अरेंजमेंट को देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे फिर ये यानी इसका मेन काम जो है वो टेक्निकल गाइडेंस ही है। तो टेक्निकल गाइडेंस या टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे काम करेगा प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। किनको वो देगा? लोकल बॉडीज़ को, ठीक है। उसके अलावा प्योर फूड ऑर्डिनेंस के अंडर जो है वो काम करेगा, यानी कोई भी जो फ्रेश मीट है या नहीं है, या फूड के लिहाज से कोई भी हो गई है चीज़, फूड पॉइजनिंग अगर एक डिसीज़ जो है वो किसी इलाके में सेपरेट हो गई है, उसको वो मैनेज करेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें फैमिली वेलफेयर सेंटर में इसका क्या काम है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को प्रमोट करना है। अपने जो है 1 मंथ की जुरिडिक्शंस में, 1 मंथ की ड्यूटी में 10 to 15 डेज़ तक उसने विज़िट करना है, ये है इसकी ड्यूटी, ठीक है। इनके ये चैप्टर्स इजी है अगर आप समझ के याद करें तो। मतलब डायरेक्टर नर्सिंग में आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग के लिहाज से जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हैं, उनके एजुकेशन एक तो है ना कि एजुकेशन के लिहाज से है, नर्सिंग की सर्विस के लिहाज से है, ठीक है, सर्विसेज। फिर एजुकेशन जो है उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिहाज से है। फिर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन को जो है वो इंस्पेक्ट करने के लिहाज से है, उसमें पॉलिसी बनाने के लिहाज से है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से है, फाइनेंशियल और बजट के लिहाज से है, कोई प्लानिंग या डेवलपमेंट स्कीम के लिहाज से है, वाइस चेयरमैन के लिहाज से है, या फाइनल सिलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिहाज से है, ठीक है। सेक्रेटरी हेल्थ के असिस्टेंट के लिहाज से है, उसने कोई जॉब उसको इसके अलावा कोई ड्यूटी दे दी है वो है, या फिर रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। इसी तरह डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में एलएचबी की पहले सिलेक्शन होगी, फिर एलएचबी की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद उनमें रिफ्रेशर कोर्स होंगे, जिस हेल्थ यूनिट में, गवर्नमेंट हेल्थ यूनिट में वो होंगे, उनकी वहाँ पे देखना है कि उसके ऑर्गेनाइज़ करना है, सुपरवाइज़ करना है। और उसके अलावा जो है ऑल हेल्थ सेंटर यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट में उसको देखना है, मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए देखना है, उसकी कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है या ट्रांसफ़र है या लीव है उसके बारे में देखना है, यूनिसेफ की तरफ से जितने रिक्वायरमेंट्स आए हैं उसको अरेंज करना है, स्कूल्स में, नर्सिंग स्कूल्स में सैनिटरी अरेंजमेंट्स को देखना है, पब्लिक टॉक अरेंजमेंट करवानी है, गुड पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो करना है, फैमिली प्लानिंग वर्किंग जो है एमसीएच सर्विसेज में हो रहे हैं वो है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। इसी तरह टाउन में भी है, टेक्निकल मैटर जो है में उसको गाइडेंस देनी है, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ करनी है, सैनिटरी अरेंजमेंट्स एक इलाके में देखनी है, किसी भी स्केड्यूल अनस्केड्यूल फेयर में सैनिटरी अरेंजमेंट को देखना है, कोई भी लॉ जो है उसको आगे इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। उसमें फूड ऑर्गेनाइज़र के तौर पे है, फैमिली वेलफेयर सेंटर में है, विज़िट है उसका। कॉमन चीज़ें जो है आपको बस पता होना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, फिर बस आपको जो की वर्ड है ना इसमें मैंने वो आपको अभी बताए हैं, तो उस लिहाज से आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की क्या, किस ऑफिसर की किस लिहाज से ड्यूटी है। आई होप आपको ये ड्यूटी समझ आई हो। नेक्स्ट जो है बाकी की 3 एलएचवी की रह गई है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ठीक है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, दिल लगा के करें एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको खुद पे यकीन है तो यू कैन डू इट एवरीथिंग। आपको जस्ट खुद पे यकीन होना चाहिए। अगर कोई अगर आपको कहे ना कि ये आप नहीं कर सकते, तो आप उसके कान पे एक लगाएं और कहें कि तू नहीं कर सकता लेकिन मैं करूँगा ये, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको जस्ट अपना बिलीफ सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, यू कैन डू इट एनीथिंग।